So hello students and friends. I'm starting with Viva Term 2 Physics one short video जिसमें मैंने रे ऑप्टिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स ही मेनली कवर अप करनी है क्योंकि इस बार टर्म 2 के सिलेबस के हिसाब से इन्हीं दोनों सब्जेक्ट्स के इन्हीं दोनों चैप्टर्स के मेन एक्सपेरिमेंट्स भी सिलेबस में हैं और 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 यही सब एक्सपेक्टेड भी है कि वाइवा में सारे टीचर्स सारे एक्सटर्नल्स यही पूछेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को रे ऑप्टिक्स में बिगिन करनी है और यहाँ पे बात करते हैं रिफ्रैक्शन। सो हियर वी हैव मेनली 4 पार्ट्स इन रे ऑप्टिक्स। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन तो पहले से ही आउट है, रिफ्रैक्शन के बाद डिस्पर्जन है एंड देन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक है, तो फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन में सबसे पहले हमारे रास्ते में आता है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, और स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के पहले और कौन कौन सी चीज़ आती है ज़रा वो भी रिकॉल कर लें। पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन तो मीडियम क्रॉस कर जाती है रे ऑफ लाइट एंड सच दैट अगर रेयरर टू डेंसर में एंटर करी तब रे ऑफ लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, अदरवाइज अगर डेंसर टू रेयरर है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, रे ऑफ लाइट विल बी गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो दिस इज बेसिकली रिफ्रैक्शन। एंड नाउ स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन 1 mu 2 is sin I by sin R. Sin I by sin R is equal to mu 2 upon mu 1. मैं क्विक रिवीजन करने की कोशिश कर रहा हूं पूरे होल रे ऑप्टिक्स की पहले, जो भी एक्सटर्नल पूछ सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is parameter of bending and how it is defined quantitatively. Mu is equal to C upon V. Refractive index of any medium is ratio of the speed of light in air to the speed of light in the medium, जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। और अगर इसे आगे बढ़ा जाए तो न्यू लैम्डा डैश। वाई? बिकॉज मीडियम चेंजेस देन frequency remains constant. Here we are applying, और इस बात को लेकर ही मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो YouTube पे डाला हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं। So frequency constant, then lambda upon lambda dash also, that is also equal to mu. फिर रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ की बात करें, फिर उसके बाद म्यू इज रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। ये तो तब की बात है जब कोई भी कॉइन अगर नीचे सबसे लोअर मोस्ट सरफेस पे है और वो अपेरेंट रेज हो जाता है, तो नेचुरली अपेरेंट डेप्थ इज स्लाइटली लेसर देन दैट ऑफ रियल डेप्थ। तो नॉर्मल शिफ्ट इज real depth minus apparent depth, or that is also equal to normal shift is equal to t 1 minus 1 by mu. यानी कि normal shift can be calculated without the value of apparent depth. And here comes total internal reflection and critical angle. Critical angle is that value of angle of incidence in the denser medium जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, या फिर यूं कहें कि आफ्टर रिफ्रैक्शन रे ऑफ लाइट इस तरीके से जाएगी, प्रोवाइडेड ये सारी डिस्कशन डेंसर टू रेयरर के लिए ही रेलेवेंट है। सो दिस इज 90 डिग्री, यानी दोनों रेयरर एंड डेंसर मीडियम के इंटरफेस से होते हुए रे ऑफ लाइट जानी चाहिए, और ऐसे सिचुएशन में
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोग 90 डिग्री देख रहे हैं, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इस सिचुएशन में जो होगी वो कहलाएगी क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल से अगर क्रिटिकल एंगल से इस सिचुएशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस जरा सा भी बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी। रिफ्रैक्शन के स्फेरिकल पार्ट में आ गए, स्फेरिकल लेंसेज। और पहले यहां पे स्फेरिकल लेंसेज यानी कन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस की बात करने के पहले हमें रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस करना होता है। सो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, और ये पूरी डिस्कशन जो है करीब 6 डिफरेंट सिचुएशंस हमें मिलते हैं, और ये सारे सिचुएशंस जो हैं वो 2 ही कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं, या तो रेयर टू डेंसर और दूसरा डेंसर टू, कौन कौन से एक्सप्रेशन हुए, -μ1/u प्लस μ2/v, μ2 माइनस μ1/r। डेंसर टू रेयर में जस्ट μ1 एंड μ2 को इंटरचेंज कर लिया जाए, तो फाइनली व्हाट विल हैव -μ2/u plus μ1/v is μ1 minus μ2/, ध्यान रहे कन्वेंशन ये होता है μ1 is always rarer medium and μ2 is always denser medium, चाहे इन दोनों में से कोई सा भी सिचुएशन हम लें। एंड फिर उसके बाद लेंस मेकर्स फॉर्मूला आता है। Actually there is one more thin lens formula and then thereafter lens makers formula। तो पहले thin lens formula ही करते हैं। आप लोग जो छोटे क्लासेस में पढ़ रहे हैं 10th स्टैंडर्ड में, वही वाला लेंस फॉर्मूला इज एट दिस लेवल थिन लेंस फॉर्मूला। तो पहले आई वुड लाइक टू राइट थिन लेंस फॉर्मूला, और थिन लेंस फॉर्मूला इज 1/v minus 1/u is equal to 1/f, where v is image distance, u is object distance and f is focal length। ये भी कहने की जरूरत नहीं है, f is equal to r/2, जो कि मिरर और लेंस दोनों जगह के लिए रेलेवेंट है। अब बात करते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फोकल लेंथ, 1/f is equal to a mu g minus 1/r1 minus 1/r2। फोकल लेंथ का एक्सप्रेशन जब लेंस को एयर में रखी गई है, लेकिन जैसे ही इसे किसी लिक्विड में इमर्स करते हैं तब फोकल लेंथ चेंज हो जाती है, और वो चेंज्ड वैल्यू को इस तरीके से डिनोट करते हैं, 1/f डैश इज l mu g minus 1। तब ये डिपेंड करता है कैसे कैसे कैलकुलेशन प्रोसीड होता है। What is a mu g and what is l mu g? A mu g means ray of light is moving from air to glass, और इसका मतलब mu g अपॉन mu a, जबकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ही माना जाता है। एंड हियर l mu g is mu g अपॉन, इस तरीके से आप कैलकुलेशन प्रोसीड करते हुए, अगर f dash is negative, that means the given convex lens behaves as concave lens। अगर n number of lenses are in contact, say if we are having 3 lenses in contact like this, हमने 3 कलर से दिखा दिया, now we have got 3 colors, तब ऐसे समय में equivalent focal length and equivalent power of the system of lens would be concave, ये f1, ये f2, ये f3। कॉन्केव लेंस का निगेटिव होगा,
positive, positive. So 1 upon f is 1 upon f1 minus 1 upon f2 plus 1 upon f3. So equivalent power is P1 minus P2 plus P3. So here comes आप इक्विवेलेंट फोकल लेंथ एंड पावर के बारे में एनालिसिस कर सकते हो. अब बात करें डिस्पर्जन प्रिज्म ए and this is delta I1 R1 R2 I2 or E. Delta is I1 plus I2 minus A. These are the very important relations for dispersion. एक helping formula ये है A is R1 plus R2. फिर thin prism formula delta is A mu minus 1. एंड फिर इसके बाद नंबर आता है मिनिमम डेविएशन का. एंड मिनिमम डेविएशंस के कौन से टू कंडीशंस हैं? I1 is equal to I2 and R1 is equal to R2 is R. और इनके बेसिस पे प्रिज्म फॉर्मूले का डिस्कशन है. प्रिज्म फॉर्मूला टॉक्स अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल. म्यू इज साइन I by sin R and A plus delta M by 2 sin A by 2. इस तरीके से दिस वाज द प्रिज्म फॉर्मूला. याद रहे मिनिमम डेविएशन के सिचुएशन में वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिनिमम डेविएशन के सिचुएशन में इनसाइड द प्रिज्म रे ऑफ लाइट बिकम्स पैरेलल टू द बेस. ये दोनों पैरेलल हैं और इस तरीके से अब हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आ गए हैं और अब हम लोग बहुत जल्दी विद इन फ्यू मिनट्स हम लोग फिनिश करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स एंड देन देयर आफ्टर हमें सेमीकंडक्टर्स करना होगा. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है? मैग्नीफाइंग पावर इज 1 प्लस डी बाई एफ. नॉर्मल विजन में M is simply D by F. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम लोग फिर से ध्यान रखा जाए कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अगर मैग्नीफाइंग पावर पूछा जाए 1 प्लस डी बाई एफ ई माइनस वी नॉट अपॉन. और नॉर्मल विजन क्या होगा भाई? नॉर्मल विजन में सिंपली 1 को डिसअपियर कर देना है. This trick, you don't have to get this derivation, never you would require. So M is equal to simply D by Fe and minus V naught by U naught or further D L Fe Fo. Normal vision मतलब normal adjustment मतलब image is formed at infinity and ये वाला image formed at D मतलब least distance for distinct vision. and इस तरीके से हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी डन कर लिया है और मैं अभी फाइनल एडिटिंग के टाइम में ये सारे कंसर्न इमेजेस भी ज़रूर डाल दूंगा सो दैट आपको सहूलियत हो. और क्विक रिवीजन में यही सारी चीज़ें वाइवा में टीचर्स पूछ सकते हैं. एंड lastly astronomical telescope में here we have two expressions. मतलब एक बारी नॉर्मल एडजस्टमेंट है और दूसरे बार इमेज एट डी है. नॉर्मल एडजस्टमेंट में कौन कौन सी बातें हैं? बोथ एफ ई एंड एफ ओ coincides and दूसरा length of telescope is f naught plus fe or m is minus f naught upon fe. but what will happen for image at d? यहाँ पे उस तरह की बात नहीं है. तो m का एक्सप्रेशन क्या है? m is minus f naught upon fe 1 plus fe by d. ये फाइनल एक्सप्रेशन है. कई बार ये भी पूछते हुए देखा गया है कि
मैग्नीफाइंग पावर का डायमेंशन क्या होता है? तो ऑफ कोर्स इट इज डायमेंशनलेस। क्यों भाई, क्यों डायमेंशनलेस? Because it is simply ratio of two angles, beta and alpha, so hence it is dimensionless। और इस तरीके से रे ऑप्टिक्स तो हमने पूरा का पूरा खत्म कर लिया। आगे की ओर बढ़ते हैं सेमीकंडक्टर्स की ओर, और हेयर कम्स सेमीकंडक्टर की ओर अब चलते हैं। सेमीकंडक्टर्स ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जो वैसी वाले बेसिक फंडामेंटल जो एक्सटर्नल्स जरूर पूछ सकते हैं, वो कि सेमीकंडक्टर कौन से एलिमेंट्स पे जनरली डिपेंड करता है, और वो डिपेंड करते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ये ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैं, और इन दोनों के हेल्प से प्योर सेमीकंडक्टर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनते हैं। लेकिन ज्यादा इफेक्टिव एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनते हैं डोपिंग करके, यानी इम्प्योरिटी मिक्स करके। और दो तरह के पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, दो तरह के सेमीकंडक्टर बनते हैं। फिर इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से हम पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं, या फिर इन्हीं के कॉम्बिनेशन से ट्रायड और ट्रांजिस्टर बनाते हैं। लेकिन इसके पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये सारी की सारी चीज़ें हमारे को वैलेंस शेल ऑफ ऑल दी सिलिकॉन एंड जर्मेनियम टाइप एलिमेंट्स, जो कि मेटलॉइड्स कैटेगरी में प्रेजेंट रहते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल में। और वैलेंस शेल में ही वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड हुआ करते हैं। तो ये जब हमारे थ्योरी के लेक्चर होंगे तब उनमें हम काफ़ी डिटेल में अलॉन्ग विद प्रॉपर डायग्राम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। लेकिन अब देखो, सबसे पहले जो है ये हमारा जो हेडिंग है पीएन जंक्शन डायोड। हाँ, जो ये पीएन जंक्शन डायोड होता क्या है? दिस इज सिंपली पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब कंबाइन करते हैं, तो आप पूछोगे कंबाइन कैसे करते हैं? तो एक के मेल्ट में दूसरे को डाला जाता है तो वो दोनों कंबाइन हो जाते हैं। हाँ, तो फिर आप बोलोगे कि कंबाइन होने पे होता क्या है? तो कंबाइन होने पे ये देखना, ये पी टाइप है। पी टाइप में देखना मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स। पी टाइप मीन्स पॉजिटिव, आप ऐसे याद रखना। और एन टाइप में होल्स ज़्यादा हैं ना होकर के अब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर एज कम्पेयर टू नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इन एन टाइप। हाँ, तो जब ऐसा होता है, इन दोनों को कंबाइन करा, तो अब क्या क्या होगा इसमें देखना, गौर करना। अब म्यूचुअल अट्रैक्शन, दोनों रीजन में म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा, क्योंकि इधर के मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स थे, इधर इलेक्ट्रॉन्स हैं राइट साइड में। तो राइट साइड में इलेक्ट्रॉन्स जो है इधर होल्स की तरफ आना चाहेंगे, और ये होल्स जो हैं इलेक्ट्रॉन्स की तरफ आना चाहेंगे। तो दोनों एक दूसरे के रीजन में पेनिट्रेट करने की कोशिश करेंगे बिकॉज ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन। फिर आप एट द सेम टाइम आप बोलोगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये आपस में माइनॉरिटी कैरियर्स का क्या हो रहा है, क्योंकि वो बेचारे कमज़ोर पड़ गए, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेटिंग है मेजॉरिटी कैरियर। तो तब तक अभी मेजॉरिटी कैरियर्स के बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन हो रहा है, वो बेचारे अभी कमज़ोर पड़े हुए हैं, दबे पड़े हैं। फिर धीमे धीमे करके ये म्यूचुअल अट्रैक्शन के प्रोसेस में ये पेनिट्रेट करते करते ये इस पॉइंट तक, यहाँ तक पहुँच गए, और ये वाले मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स पेनिट्रेट करते करते इस लाइन तक पहुँच गए। तो ऐसा होने के वजह से एक बीच में सेंट्रल रीजन में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई, सच दैट ये वाला पूरा का पूरा पॉजिटिव एंड और ये पूरा का पूरा नेगेटिव एंड ठीक वैसे ही जैसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब में पोलराइज्ड चार्जेस अपीयर हो जाते थे, तो अंदर ही अंदर एक और बैटरी क्रिएट होती थी वर्चुअली। ठीक वैसे ही सिमिलर सिचुएशन हियर ऑल्सो
पी टाइप और एन टाइप के बीच में एक ऐसा एक वर्चुअल बैटरी सा क्रिएट हो रहा है। यानी कि जो भी डायोड आप देख रहे हो वहाँ पे भी एक वर्चुअल बैटरी सी क्रिएट हो रही है, वर्चुअल बैटरी सी क्रिएट हो गई, और इसी वजह से डॉटेड लाइन से ये हमने बैटरी को दिखाया हुआ है। ये तो हुई बात पीएन जंक्शन डायोड की। और यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, तो ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं फाइनली ये जो इस साइड जो जा रहा है और ये इलेक्ट्रॉन्स जो इस साइड जो जा रहा है, इनके वजह से ये डिफ्यूज़न करंट जनरेट हो गई। और ये डिफ्यूज़न करंट के अभी तक रिमेंबर आप ये ध्यान देना कि इसे अभी हमने बैटरी से कनेक्ट नहीं कर रखा है। आप पूछोगे कि बैटरी से कनेक्ट करने से क्या होगा, तो बैटरी से जब कनेक्ट करेंगे तब तो दो सिचुएशन अराइज होगी ही, एक फॉरवर्ड बाइसिंग, दूसरी रिवर्स बाइसिंग। वो उस सिचुएशन में हमने नहीं, अभी तो हमने सिर्फ इंडिपेंडेंटली पी टाइप और एन टाइप को कंबाइन करके ये अंदर ही अंदर एक वर्चुअल बैटरी क्रिएट करा है, सो दैट अब इसमें कंडक्टिविटी हम लोग करने का बैकग्राउंड बना चुके हैं। अगर हम इसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे तब, अभी तक हम इसे किसी भी अपने फ़ायदे के लिए यूज़ नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट ना करें। ठीक है, ये बात है। और ये जो इन बीच का जो रीजन जो हमें मिला, जिसके बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई, इसे ही डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर बोलते हैं, राइट। और इनमें नो फ्री चार्ज कैरियर्स आर प्रेजेंट बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई, उसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई, और तभी इसी वजह से ये एक वर्चुअल बैटरी क्रिएट हो गई। समझ गए? यही पूरी की पूरी ये आंसर का लैंग्वेज भी है इसी में, और इसी में क्या बोलते हैं ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ सेटअप हुआ। ये मेरे वीडियो के भी काम आएगा। हाँ, तो वो तो मैं एडिट करके निकाल लूँगा ना, ऐसे बात। तो ये तो मैं लेके फिर इसे एडिट करूँगा ना। तो फिर ये बात हो गई। अच्छा, डिफ्यूज़न करंट के बारे में भी बात कर लिया। और हाँ, फिर ये जो वर्चुअल बैटरी क्रिएट हुई, तो आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि ये वाले पोटेंशियल डिफरेंस, अगर वर्चुअल बैटरी क्रिएट हो गई तो बैटरी का कुछ ना कुछ ईएमएफ तो होगा। उस ईएमएफ को इस टॉपिक के लिए अलग नाम दे दिया गया, वो दैट इज पोटेंशियल बैरियर। उस वाले पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। अब हम बार बार ये वर्चुअल बैटरी थोड़े ना बोलते रहेंगे, ठीक है। सो इस वाले पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग पोटेंशियल बैरियर बोलेंगे। और बस, और ऑब्वियसली इस पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ पे ऑब्वियसली जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई है E, और पोटेंशियल बैरियर अगर V है, और इस डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन का थिकनेस D है, तो अगेन जैसे आप पहले से E = V/L या V/D होता था, वैसे ही यहाँ पे भी रिलेशन जाएगा। E = V/L या V/D अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस से आप ले सकते हो। E is barrier field, V is potential barrier, D is thickness of depletion region। वही देखो वर्चुअल बैटरी EMF, इसे ही बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में आने के लिए। वो फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर एंड पे ही एक क्वेश्चन होता है, एकदम पूरा प्रॉपर 3 मार्क का क्वेश्चन। और हमने ये सारा चीज़, और लास्टली before the formation of depletion region, diffusion current was large, but as diffusion continues, drift current increases until both the diffusion of drift current becomes equal। ये फैक्चुअल, मतलब जैसे जैसे डिफ्यूज़न करंट कमज़ोर पड़ता जाएगा, ड्रिफ्ट करंट बढ़ता जाएगा। फिर आप बोलोगे कि ये अचानक में ड्रिफ्ट करंट कहाँ से आ गया भाई? मेजॉरिटी कैरियर्स के मूवमेंट के वजह से जो करंट जनरेट हो रहा है
वो है डिफ्यूज़न करंट। फिर जैसे जैसे डिफ्यूज़न करंट कमज़ोर पड़ता जाएगा, यानी कि मेजॉरिटी अपना काम करता जाएगा, तो वो जगह खाली देता जाएगा। चलो जी, अब हमने अपना काम कर लिया, अब तुम लोग आ जाओ फील्ड में, अब तुम लोग अपना ये काम करो, यानी कि अब माइनॉरिटी कैरियर्स विल बिकम एक्टिव, बट वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। क्यों भाई? इसका वजह देखो, माइनॉरिटी कैरियर्स, अब माइनॉरिटी होल्स यहाँ पे हैं और माइनॉरिटी होल्स इधर आएंगे, और एंड माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स इधर हैं, तो वो भी अब इधर, अब तो उल्टे डायरेक्शन में है ना, यानी कि ड्रिफ्ट करंट और उल्टे डायरेक्शन है, यानी उसे अपोज करने वाला सिचुएशन है। करेक्ट? तो ये बात भी अब समझ गए कि ये दोनों अपोज करने वाली सिचुएशन है। प्लस जैसे से डिफ्यूज़न करंट कमज़ोर पड़ता जाएगा, यानी कि काम हो चुका है मेनली, तब फिर ड्रिफ्ट करंट अब डोमिनेट करता जाएगा। And hence finally, after acquiring equilibrium, potential barrier reaches to its maximum value, then both the diffusion and drifting process stops, और finally हमारा डायोड बन के तैयार। और वही डायोड 4 तरह के डायोड बनाते हैं। हाँ, फर्स्ट इज लाइट इमिटिंग डायोड, जो हर जगह छोटी सी रेड या ग्रीन बत्ती जलती है, वो है LED। सेकेंड इज व्हाट? ज़ीनर डायोड। हाँ, नहीं, थर्ड इज फोटो डायोड एंड फोर्थ इज सोलर सेल। तो उन दोनों के बारे में बताता हूँ। ये LED का तो आप यूज़ देख ही रहे हो, और ज़ीनर डायोड जो कि इस साल के लिए आप लोग के सिलेबस से डिलीटेड है। ज़ीनर डायोड से रिलेटेड कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन ज़ीनर डायोड है क्या, बस वो हल्का समय बता दूंगा कि वो वोल्टेज रेगुलेटर के तरह से यूज़ होता है या हो सकता है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, सीधा जो AC के लिए जो डब्बा सा जो दीवार में लगाते हैं ना वोल्टेज रेगुलेटर, उसमें भी वही लगा, वोल्टेज स्टेबलाइज़र जिससे हम लोग बोलते हैं, वो उसमें ज़ीनर डायोड ही लगा रहता है। बस उसका काम बस यही रेगुलेट करने का होता है। और कैसे होता है अब वो हमें इस बार नहीं पढ़ना है। अगर आप JEE के लिए होते तो आपको मैं पूरा बताता। ये इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं आ रहा। हाँ, एंड थर्ड टाइप इज़ फोटो डायोड। फोटो डायोड और लाइट इमिटिंग डायोड का जस्ट उल्टा है। कैसे? लाइट इमिटिंग डायोड इज़ फॉरवर्ड बायस्ड डायोड। अब मैं आपको फॉरवर्ड बायसिंग बताने वाला हूँ, तो अभी आपको पता ही नहीं होगा कि व्हाट इज़ फॉरवर्ड बायसिंग। हाँ, एंड फोटो डायोड इज़ रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायस डायोड, एंड ज़ीनर डायोड इज़ ऑल्सो रिवर्स बायस डायोड। अब आप बोलोगे कि फिर सोलर सेल क्या कौन सा बायसिंग होता है? तो सोलर सेल हैज़ गॉट नो बायसिंग। अब हम लोग वो भी देखेंगे। आपके एग्ज़ाम के लिए सोलर सेल इज़ ऑल्सो 7 स्टार इम्पॉर्टेंट। फिर अब लेकिन पहले अब ये बार ये फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग जो आ जा रही है, तो ये क्या चीज़ है, ज़रा ये भी हम लोग देख लें। हाँ, अब देखो सेम उसी डायोड को अब हमने बैटरी से कनेक्ट कर लिया है। बैटरी से देखो, एक्सटर्नल बैटरी से, जैसा उस समय हमने कंडक्टिविटी का डेरिवेशन करते समय बैटरी से कनेक्ट करते हुए दिखाया था, यही अब यहाँ पे भी। अब अच्छा, अब आप लोग ये अभी तक पलट के नहीं पूछो, ये बायसिंग बार बोले जा रहे हैं। ये बायसिंग वर्ड का मीनिंग क्या है? बायसिंग इज नथिंग बट वोल्टेज, पोटेंशियल। हाँ, मतलब P इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव और हायर वोल्टेज और पोटेंशियल, देन फॉरवर्ड बायस इज, ये एक सिचुएशन है कंडक्टिविटी का, फॉरवर्ड बायसिंग। ऐसे फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब बायस वर्ड होता है, जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज में, जैसे अरे वो टीचर ना निखिल की तरफ बायस है, वो टीचर ना निखिल की तरफ बायस है। मतलब क्या ये हम लोग ऐसे बात करते हैं ना, बायस का मतलब अच्छा साइड लेते हैं, वो टीचर ना साइड लेते हैं।
वो हमारे को नहीं, वो साइड लेते हैं, बायस है। तो यहाँ पे बायस का मतलब है फॉरवर्ड पोटेंशियल, मतलब पॉजिटिव वोल्टेज, और रिवर्स बायस का मतलब वो मेरे तरफ बायस ही नहीं है। तो यहाँ पे आप ऐसे समझ लो, अच्छा इसका मतलब निगेटिव बायस, यानी वो बायस लेते ही नहीं है, तरफदारी करते ही नहीं है। बायस है मतलब फॉरवर्ड वोल्टेज, यानी कि पॉजिटिव का पॉजिटिव से कनेक्शन जब हो तो फॉरवर्ड बायस, और यानी कि पी टाइप इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव और हायर वोल्टेज, और एन इज कनेक्टेड टू लोअर और नेगेटिव वोल्टेज। यानी 4 सिचुएशन हुआ फॉरवर्ड के लिए, और इन चारों को उल्टा कर दो तो वो रिवर्स बायस। अच्छा, फॉरवर्ड बायस का पॉजिटिव मीनिंग मतलब कंक्लूजन ये है कि उसमें कंडक्टिविटी मिलती है। रिवर्स बायसिंग का मतलब है नो कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ज़ीरो हो जाएगी, उस ब्रांच में ही नहीं मिलेगी कंडक्टिविटी। ये होता है रिवर्स बायसिंग का मतलब, तरफदारी नहीं करना, वो मेरे साइड ही नहीं लेती। हाँ, ये तो यानी कि नुकसान, हमारा नुकसान, यानी कि ब्रांच में कंडक्टिविटी नहीं, राइट। अच्छा, अब फॉरवर्ड बायसिंग को भी देख लें। तो यानी कि अब हमारी अगली क्लास में ये पूरा 100% सिलेबस कवर हो जाएगा टर्म 2 के हिसाब से। यस, सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग के बाद रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग के बाद फिर बचा क्या, फिर ये रेक्टिफायर, फिर हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, और फिर ऑल 4 डायोड्स। हो गया ख़त्म। यानी एक और दिन का है बस, फिर हम लोग एकदम अपने मर्जी से डुअल और जो भी आपको आपकी चॉइस है, डुअल और वो सब करते रहेंगे। डुअल के बाद एटम, डुअल और एटम। अब आप ये हाँ, तो यानी कि अब हम लोग, अच्छा, अब आप लोग कितने देर तक और डाइजेस्ट कर सकते हो? अभी फिलहाल हम लोगों को एक्सटर्नल से रूबरू होना है, और उनके लिए ब्रीफ में बेसिक फंडामेंटल्स तैयार कर रहे हैं, अपने आप को अवेयर करना है फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग, इन सब चीज़ों से, सो दैट आप एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म कर पाएँ। तो आपके पास फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग की बेसिक नेसेसरी नॉलेज ज़रूर हो। तो पहले पी टाइप एंड एन टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर तब बनते हैं जब ग्रुप 14 यानी सिलिकॉन जर्मेनियम वाले एलिमेंट्स में ग्रुप 13 एलिमेंट्स की डोपिंग करते हैं। ग्रुप 13 यानी ट्राइवेलेंट, गैलियम, इंडियम, बोरॉन एंड एल्युमिनियम, इन चारों की डोपिंग करने पे आप पी टाइप, जो कि ट्राइवेलेंट है, आप बनाते हो पी टाइप सेमीकंडक्टर, और एन टाइप बनाते हो ग्रुप 15 पेंटावेलेंट और आर्सेनिक, फॉस्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ, इन सभी की डोपिंग होती है, और ये डोनर टाइप बनते हैं, यानी इनके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में होते हैं। तो Ne is very large as compared to NH, and here NH is very large as compared to Ne.
तो फिर अब बात ये यहाँ पे आ गई कि ये बात आ गई कि पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनता है, और पीएन जंक्शन डायोड फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन अंडर द हेडिंग हम लोग ये वाली चीज पढ़ते हैं। और जब पी और एन टाइप को जब कंबाइन करी जाती है तब हम लोगों को एक वर्चुअल बैटरी पीएन जंक्शन में क्रिएट हो जाती है। और वर्चुअल बैटरी जो क्रिएट होती है वो कंडक्टिविटी का एक सोर्स बन जाता है इफ वी कनेक्ट दिस पीएन जंक्शन डायोड एक्सटर्नली थ्रू अ बैटरी। और जब बैटरी से एक्सटर्नली जब कंबाइन करते हैं यानी ज्वाइन करते हैं, देन वी हैव either the situation of forward biasing और reverse biasing। तो पहले हम लोग और ये वाली बात को भी मैं अभी इंक्लूड करूंगा अपने डिस्कशन में। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब है पीएन जंक्शन diode is connected to a battery such that P is connected to higher or positive voltage and N is connected to lower or negative voltage। तब ऐसे सिचुएशन में वर्चुअल बैटरी तो पहले से क्रिएट हो ही रखी थी एंड देन वी हैव इस तरह की सिचुएशन है हमारे पास। ये है फॉरवर्ड बायसिंग, दिस इज वर्चुअल बैटरी, पी टाइप, एन टाइप, फॉरवर्ड करंट। और इस तरीके से हमने देखा सारे मेजॉरिटी कैरियर्स एंड मेजॉरिटी होल्स एंड मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं म्यूचुअली एंड इनके वजह से फॉरवर्ड करंट की कॉन्स्टिट्यूशन होती है। हमने ये देखा कि बोथ द बैटरी ऑपोजेस और थिन डिप्लीशन लेयर और इनमें कौन सी बात है, ऑब्वियसली रेसिस्टेंस ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू रिवर्स बायसिंग। तो यहाँ पे तभी ये इनसाइड द पीएन जंक्शन डायोड थिन डिप्लीशन लेयर है। दिस बीच वाला पार्ट इज डिप्लीशन लेयर। फिर प्रैक्टिकल सर्किट टू कैरी आउट फॉरवर्ड बायसिंग। यहाँ पे आप पीएन जंक्शन डायोड मिली एम्पियर में करंट, फॉरवर्ड करंट ऑब्जर्व होता है। फिर नी वोल्टेज ग्राफ, नी वोल्टेज ये वो वोल्टेज है, दिस इज फॉरवर्ड वोल्टेज एंड फॉरवर्ड करंट। अभी तक ये एक्सपोनेंशियली राइज कर रही थी, ये वेरिएशन एक्सपोनेंशियल थी, बट आफ्टर टचिंग नी वोल्टेज ग्राफ इज रफली स्ट्रेट लाइन, यानी कि ओमिक कंडक्टर की तरह से ये बिहेव करने लगता है ये डायोड, यानी वेरी बिग ग्रेट कंडक्टिविटी इज अचीव्ड। ये सारी बातें मेन बात थी फॉरवर्ड बायसिंग की। एंड अब रिवर्स बायसिंग में हमने कनेक्शन उल्टा कर दिया और दैट मीन्स ये P है, ये N है। अब P is connected to negative and this time both batteries support each other, और ये है रिवर्स करंट का डायरेक्शन। एंड नाउ दिस टाइम more batteries are required to carry out reverse biasing. Why? Because minority carriers are causing electron hole recombination। मतलब बड़े थोड़े से ही इत्तू से हैं, तो फिर उनके वजह से तो वो उनकी पॉपुलेशन ही इतनी कम है, तो कैसे काम चलेगा। तो उनको एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा चाहिए होता है, फिर ज़्यादा बैटरीज चाहिए होता है। तो और
इसी वजह से रेसिस्टेंस वेरी हाई इनसाइड द पीएन जंक्शन, तो इसी वजह से resistance becomes very high, therefore thick depletion layer, or and then here माइक्रो एम्पियर में करंट होता है, रिवर्स करंट। एंड अगर लास्टली ग्राफ की ओर देखा जाए, दिस इज रिवर्स बायस, रिवर्स करंट, एंड फाइनली ये है लास्ट वैल्यू ऑफ रिवर्स वोल्टेज और रिवर्स पोटेंशियल, जहां तक वो मैक्सिमम ग्राफिकल वेरिएशन में आ सकता है। दैट मीन्स वहां पे आने के बाद वो सैचुरेट कर जाता है, एंड दिस वैल्यू इज ऑफ रिवर्स वोल्टेज इज नोन एज ज़ीनर और ब्रेक डाउन वोल्टेज। सो दिस वाज द, और चलते चलते लगता है हमारी वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो गई, और मैं तो और भी चीज़ें चाहता था इंक्लूड करना। मेरे तो दिमाग में रेक्टिफायर्स भी थे, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर्स, बट आई गेस वीडियो लेंथ इज बिकमिंग वेरी लार्ज, सो यू वोंट बी एबल टू रिवाइज प्रॉपरली, इसलिए मैं अभी फ़िलहाल छोड़ना चाहूँगा, और रेक्टिफायर्स के लिए मैं अलग से, एंड ऑल 4 डायोड्स के लिए मैं अलग से वीडियो जल्दी ही। सो सी यू, बाय, टेक केयर।